हेलो, दिस इज शालिनी। वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ राइटिंग का रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक पेपर 1 अगर देखा जाए एनटीए नेट एग्जाम तो उसके पेपर 1 में यूनिट 2 का पार्ट है एंड एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिट 6 का पार्ट है। ये हमारा प्रीमियर वीडियो है जिसमें कि हम आपके साथ में चैट के थ्रू लाइव जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका कि हम आंसर आपको कमेंट करके ही देंगे। अगर आपको एनटीए नेट एग्जाम से रिलेटेड या सीटेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्री कोर्सेज आपको इनरोल करना है या पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करनी है, क्विजेस आपको देने हैं, तो आप हमारे जो वेबसाइट है metaeducation.co.in वहाँ पर लॉगिन करके इन सारी चीज़ों को फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। सो रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस क्या होता है समझते हैं। सिनॉप्सिस इज अ जिस्ट ऑफ द प्लांट प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिनॉप्सिस एक जिस्ट है। कोई भी अगर हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट का हम प्रपोजल बना रहे हैं जो कि हमें किसी इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है या फिर हमें किसी अथॉरिटी या किसी एजेंसी के आगे उसको शो करना है, तो हम एक समरी बनाते हैं कि पूरी प्लानिंग की हमें क्या क्या करना है, वो हमारा रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस कहलाती है। इट इज लाइक एन आउटलाइन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है या फिर एक आउटलाइन है। आउटलाइन या ब्लूप्रिंट मतलब जो हमें पूरा इंफॉर्मेशन देता है हमारे रिसर्च प्रोसेस के बारे में, कि पूरी रिसर्च में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या करेंगे, हमारा पर्पस क्या है रिसर्च का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के, फाइंडिंग्स क्या हम लाना चाहते हैं, क्या हमारे जो हाइपोथेसिस बना के चले हैं वो क्या है, तो उसके बारे में एक आउटलाइन देता है रीडर को। इट डिस्क्राइब्स व्हाट द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू, वाई एंड हाउ। ये हमें बताता है, रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस हमें ये बताती है कि जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो क्या करना चाह रहा है अपनी रिसर्च से, क्यों करना चाह रहा है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का या रिसर्च का, और वो कैसे अपने रिजल्ट्स तक पहुंचेगा या कैसे स्टडी को कंडक्ट करेगा, क्या उसकी मेथोलॉजीज होंगी, क्या टूल्स वो अपनाएगा। ये सारी बातें हमें रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस को पढ़ने से पता चल जाती हैं। इट प्रोवाइड्स अ रीडर फंड प्रोवाइडर रिव्यूअर्स अ समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रपोजल किसी भी रीडर को, मतलब जो पढ़ रहा है उस रिसर्च प्रपोजल को, उसको, या फिर फंड प्रोवाइडर्स, जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हमें कोई ना कोई एजेंसी से अगर फंड ले रहे हैं तो उस एजेंसी जो हमें फंड प्रोवाइड कर रही है उसको हमें बताना होता है कि हम रिसर्च क्या कर रहे हैं और उसमें कैसे हम अपने आउटकम्स तक पहुंचेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है फंड प्रोवाइडर्स को, रीडर्स को, या जो भी रिव्यू कर रहा है हमारी रिसर्च को, उनको एक पूरी समरी उनके सामने रख देता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट की या पूरे रिसर्च की। इट इज़ रिटन एट द बिगनिंग ऑफ अ रिसर्च। ये रिसर्च करने के शुरुआत में ही लिखा जाता है, बिफोर द रिसर्च एक्चुअली बिगिंस। जब रिसर्च शुरू नहीं हुई होती है उससे पहले ही हमें पूरी चीज़ें एज्यूम करके लिखनी होती हैं कि हम एक पूरा, जैसे प्लानिंग जो हम करते हैं वो हमारा रिसर्च प्रपोजल है कि हम क्या क्या करेंगे, कब कब करेंगे और कैसे कैसे जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। इट इज प्रिसाइज इन लेंथ बट इंक्लूड ऑल मेजर पॉइंट्स। ये ऐसा नहीं है कि एक डिजर्टेशन या थीसिस के बराबर 200-300 पेज का प्रपोजल होता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ या मैक्सिमम पेजेस आप काउंट अगर करेंगे तो 20 to 30 पेजेस मैक्सिमम रहते हैं। उससे भी छोटा आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मेजर पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। जैसा कि अभी भी हमने बताया कि टूल्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या यूज करेंगे, मेथोलॉजी क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है एक रिसर्च प्रपोजल। अगर पर्पस देखा जाए राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस तो क्या होता है, देखिए, टू गेट एथिकल क्लियरेंस। हमने बाकी सारे पर्पसेस तो देख लिए कि एक जो रीडर है उसको, पढ़ने वाला या जो अथॉरिटी है उसको एक क्लियर, शॉर्ट और क्रिस्प गाइडलाइन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द रिसर्च। हमने बाकी सारे पॉइंट्स तो देख लिए कि रिसर्च प्रपोजल उसके रीडर को और जो रिसर्च कर रहा है रिसर्चर को एक क्लियर आउटलाइन या क्लियर ब्लूप्रिंट देता है कि हमारी रिसर्च कैसी होने वाली है। उसके अलावा ये एथिकल क्लियरेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। हमें बहुत सारी रिसर्च में बहुत सारे एथिकल पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपकी रिसर्च करने से पहले ये देखना चाहती हैं कि आपकी रिसर्च जो आप कंडक्ट करेंगे वो एथिक्स को फॉलो करेगी या नहीं। तो उसके लिए आपको प्रपोजल तैयार करना होता है जिसमें आप सारी चीजें बता के देते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, और
उस एजेंसी से आपको अप्रूवल रहना पड़ता है कि हाँ आपकी रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रही है और एथिकल है, उसके लिए भी रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ता है। फॉर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन टू यूनिवर्सिटीज फॉर द अवार्ड ऑफ अ डिग्री, जैसे पीएचडी के लिए या पोस्ट पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक जो रिसर्चेज होती हैं उनके लिए आपको पहले प्रपोजल या सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, तभी आप वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। थर्ड पर्पस है फॉर पीयर रिव्यू, जब भी कोई रिसर्च कर रहे हैं तो पीयर्स उसको रिव्यू करेंगे, तब आपको एक क्लियर गाइडलाइन मिल जाती है कि हाँ हमने जो अपने माइंड में चीज़ें सोची हैं वो सही जा रही है या नहीं। वो भी एक मेन पर्पस है रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाने का। फॉर टेकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फंडिंग एजेंसीज, जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं जो हमें फंड प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए भी आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। तभी वो एजेंसी, अगर उनको लगता है कि आपकी रिसर्च वर्दी है, तभी वो आपको फंड्स आगे प्रोवाइड करवाती हैं। टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके अलावा जो मेन पर्पस है आपकी जो भी रिसर्च है या प्रोजेक्ट है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी आपको रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। इन वीडियोस का इमेजेस आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल सकता है, जो कि है meta.-education, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर आप हमारे ग्रुप से, हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अब देखिए मेन जो है स्टेप्स क्या होते हैं एक रिसर्च प्रपोजल को लिखने के। ये जो हम स्टेप्स आपको बताएंगे, ये आपने जब अपना पूरा माइंड प्रिपेयर कर लिया कि आपको वर्क क्या करना है, आपकी रिसर्च किस टाइप की होगी, आपने सारी चीज़ें मेथोलॉजी टूल्स वगैरह सब फाइंड कर लिए, उसके बाद में जब आप एक लिखने बैठेंगे रिसर्च प्रपोजल, वो हम आपको स्टेप्स बताने हैं कि आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट जो रहता है वो हमारा टाइटल पेज रहता है, जिसपे आपकी रिसर्च का क्लियर टाइटल ऊपर लिखा हुआ रहता है। उसमें जो आपकी एजेंसी है, जिस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका नाम आता है। देन रिसर्चर का नाम आता है। अगर आप किसी के साथ में रिसर्च कर रहे हैं, उन सभी कोलैबोरेटिव जो ग्रुप है आपका, उनका नाम आएगा, या फिर आपके जो सुपरवाइजर हैं जिनके अंडर में आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनका नाम आएगा। देन इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्रंट पेज पे लिखी हुई होनी चाहिए, जो कि क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए क्लियरली। और आपका जो टाइटल है वो बोल्ड में होना चाहिए, जिससे कि जो भी पर्सन है वो क्लियरली समझ पाए कि क्या हमारा जो रिसर्च का टाइटल है वो है। सेकेंड है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आप टाइटल पेज को इंट्रोडक्शन आती है, जिसमें कि आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी स्टडी में उनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, जो आपका सिग्निफिकेंस वगैरह है उससे रिलेट करके, या जो मेजर इश्यूज अभी चल रहे हैं उन सभी इश्यूज से रिलेट करते हुए अपनी रिसर्च की ओर आगे ले जाएंगे। जैसे कि ऐसे जब भी हम लिखते हैं तो भूमिका, प्रस्तावना, ये सब बना के चलते हैं इंट्रोडक्शन, तो वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आती हैं। थर्ड है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड बना के चलेंगे वही इंट्रोडक्शन के साथ में, जैसी चीज़ है ये भी। बैकग्राउंड में आपका इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम और जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम आ जाता है। इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम से मतलब है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे इमर्ज हुई, कैसे उत्पन्न हुई, तो वो आपको इसमें लिखना पड़ता है। सेकेंड है जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जस्टिफिकेशन मतलब आप जस्टिफाई करेंगे कि आप इस रिसर्च या इस टॉपिक पर ही रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, आपने ये टॉपिक क्यों लिया है, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पर आप पूरा लिटरेचर रिव्यू तो नहीं देंगे कि आपने 300-400 स्टडीज़ का लिटरेचर रिव्यू दिया, बट आप फिर भी कुछ स्टडीज़ को इसमें शामिल करेंगे कि ये स्टडीज़ हमने देखी हैं जो इस एरिया से रिलेटेड है, या इन स्टडीज़ पर तो वर्क हुआ है, बट हमारा जो टॉपिक है वो इन स्टडीज़ से कैसे डिफरेंट है। तो ऐसे करके आपका जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आप दूसरे टॉपिक्स को रिलेट करते हुए लिटरेचर ढूंढेंगे, और वो रिव्यू आप यहाँ पर देंगे कि कौन कौन सी स्टडीज़, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितनी स्टडीज़ हुई हैं, इंडिया के बाहर कौन कौन सी स्टडीज़ हुई हैं, किस वेरिएबल पर काम हुआ है, उन लोग के आउटकम्स या जो फाइंडिंग्स थी वो कैसी आई, क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस जो वेरिएबल्स के बीच में थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें आप लिटरेचर रिव्यू में बताएंगे। और इसमें भी आप साथ में जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप इसी टॉपिक पर रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च क्वेश्चन। लिटरेचर रिव्यू, इमरजेंस और बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों के बाद में ही आप अपने रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं कि रिव्यू करने के बाद में आपको क्या लगा कि किस चीज़ पे हम रिसर्च कर सकते हैं, या फिर ये वाली प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा वही आपके रिसर्च से रिलेटेड होगा और वही आपके रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च।
रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद में ही आप स्टेटमेंट देंगे अपनी रिसर्च का कि आपकी रिसर्च का स्टेटमेंट क्या है। कभी कभी कुछ स्टडीज में देखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द रिसर्च। स्टेटमेंट थोड़ा लेंदी हो सकता है जबकि टाइटल आपका क्रिस्प और क्लियर होता है। स्टेटमेंट में आपके वर्ड्स ज़्यादा हो सकते हैं बट दोनों सेम ही, कहीं कहीं पर सेम ही कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसमें जो आपने टर्म्स यूज़ करी, जैसे कि अचीवमेंट यूज़ करा या फिर आपने कोई साइकोलॉजिकल वेरिएबल लिए हैं जैसे रिटेंशन लिया है, तो वो जो टर्म्स आपने लिए हैं उनका आपकी स्टडी में स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, वो आपकी सारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस कहलाती हैं कि आपकी स्टडी में आप उन टर्म से क्या समझते हैं, वो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाती है, जो कि आपको ज़रूरी होता है सिनॉप्सिस में बताना। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपकी हाइपोथेसिस बनती है कि आपकी परिकल्पनाएं क्या हैं, आपके आंसर्स या आपकी फाइंडिंग्स आप कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया तो उसमें आपकी हाइपोथेसिस बन सकती है, अगर जनरल टर्म्स में हम समझें तो, कि जो अचीवमेंट है बच्चों का वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है मेथोलॉजी। आप फिर मेथोलॉजी क्लियर करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी में या सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं, और जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि आप कब कब क्या क्या करेंगे और आपके टूल्स वगैरह क्या होंगे वो भी आपको बताने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स आपको बताना पड़ेगा, प्रपोज प्रोसीजर ऑफ द रिसर्च, जिसमें कि आप ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो फाइंडिंग्स आने हैं वहां तक आपका पूरा होल प्रोसेस क्या रहेगा रिसर्च को कंडक्ट करने का। टूल्स आप क्या यूज करेंगे वो आप बताएंगे। वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी आपके क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या हैं, आपका सैंपल कौन होगा, जैसे 8th क्लास के स्टूडेंट का आपने सैंपल लिया है, 9th या 10th के बच्चों को लिया है, एंड सैंपल टेक्निक्स कौन सी आप यूज़ करेंगे, जैसे कि आप इंटैक्ट ग्रुप है आप वो ले रहे हैं या फिर आप रैंडम मेथड के थ्रू बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी सैंपल है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी वो भी आपको बतानी पड़ेगी। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है तो आपका उसका डिजाइन क्या है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन होता है, 2 ग्रुप डिजाइन होता है, कंट्रोल ग्रुप मेथड और कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मेथड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे डिजाइन होते हैं। तो आपकी स्टडी का डिजाइन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। डिलिमिटेशन बतानी होगी। डिलिमिटेशन इज अ क्वाइट डिफरेंट टर्म फ्रॉम लिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस क्या होता है कि आपने अपनी स्टडी को कहाँ तक परिसीमित किया है। परिसीमित से मतलब कि जैसे आपने केवल उसको एक स्टेट के बच्चों तक ही सीमित कर दिया या एक सिटी के बच्चों तक ही आप उस स्टडी के रिजल्ट को सीमित कर रहे हैं, या फिर एक स्पेसिफिक क्लास है उस तक आपने उस स्टडी को सीमित किया है, तो आपका जो एरिया है वो कितना लिमिटेड है, डिलिमिटेड है, वो आपको बताना पड़ेगा ये डिलिमिटेशन में। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि आपकी स्टडी का उद्देश्य क्या है, सोसाइटी है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, पर्पस क्या है इस स्टडी को करने का, वो सारी चीज़ें आप सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में बताते हैं। एंड लास्ट में रेफरेंसेस देते हैं। जब आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, लिटरेचर रिव्यू किया है, बैकग्राउंड में लिखा, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी, तो इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए आपने कहीं ना कहीं बुक्स देखी होंगी, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो वो सारे आपको रेफरेंसेस में डालने पड़ते हैं। इन रेफरेंसेस में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रॉपर जो APA स्टाइल है उसको फॉलो करिए, MLA स्टाइल है उसको फॉलो करिए, जो भी स्टाइल है जो आपकी जो भी फंडिंग एजेंसी है या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फॉलो करवाता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंसेस देने होते हैं। और ये रेफरेंसेस आपके जो भी इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड या पूरी सिनॉप्सिस में जहाँ पर भी आपने कोटेशन डाले हैं या जहाँ पर भी आपने कुछ कोट किया है, वो सारे रेफरेंसेस में उनके प्रॉपर रेफरेंसेस होने चाहिए रेफरेंसेस वाले लिस्ट में। तो ये आपके स्टेप्स हैं कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस लिखनी है तो क्या स्टेप्स आप उसमें फॉलो करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है जिसमें आपको लिखना है 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च पेपर। हमें पता है कि रिसर्च पेपर अपने आप को नहीं समझाया, बट आपको इंटरनेट पर सर्च करके हमें ये 2 क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है रिसर्च प्रपोजल में और रिसर्च पेपर में। आई होप आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे। और अगेन अगर आपको क्विजेस चाहिए हमारे वीडियो से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर PDF फाइल्स,
एंड काफ़ी सारे क्विजेज आपके लिए अवेलेबल हैं और कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज हैं जहां पर आप लॉग इन करके उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।